गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और हमारे क्वांटम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट है ये। और इसके अंदर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं स्टेट फंक्शन और अवस्था फलन, जिसको कहते हैं कि अवस्था फलन क्या होता है। इन जनरल हमने साई आरटी के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। साई आरटी जो है वो किसी भी फिज़िकल सिस्टम में किसी भी कण की समय टी और स्थिति आर पर अवस्था को बताता है ये, ठीक है। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वैसे ये जो भी चीज़ें मैं आपको बोलने वाली हूँ यह रिपीट होएगी एक तरीके से, बिकॉज़ ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको पढ़ लिया है। तो एक बार फिर से समराइज़ करेंगे कि व्हाट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट। सो साई आर टी जो है वो किसी भी भौतिक निकाय की किसी अवस्था के लिए तरंग फलन या अवस्था फलन होता है, और जिसकी सहायता से क्या होता है उस अवस्था के संगत जितने भी गतिकीय चर राशियां होती हैं उनके संभव मान ज्ञात किए जाते हैं। सिंपल भाषा में कि कोई भी फिज़िकल सिस्टम है, कोई भी भौतिक निकाय है, उसके अंदर कोई कण है तो उस कण के टाइम टी और पोजीशन आर पर स्थिति को बताता है ये अवस्था फलन। ये अवस्था फलन जो है उसकी सहायता से एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, इन सब वेरिएबल्स के प्रत्याशा मान ज्ञात किए जाते हैं या एवरेज वैल्यू ज्ञात की जाती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये जो साई होता है या स्टेट फंक्शन होता है वो एक सम्मिश्र तथा वर्ग समाकलनीय फलन होता है। वर्ग समाकलनीय फलन का मतलब मोड साई स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट होती है, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू। मोड साई स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? मोड साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्टार साई, यानी कि हमारा फंक्शन साई जो है या हमारा जो तरंग फलन साई है वो क्या है? एक वर्ग समाकलनीय स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होता है और वर्ग समाकलनीय फलन होता है। ये एक सम्मिश्र फलन भी हो सकता है, ठीक है। सम्मिश्र मतलब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट भी शामिल हो सकते हैं, रियल के अलावा इमेजिनरी पार्ट भी शामिल हो सकते हैं। और इस फलन को अगर आप किसी भी स्थिरांक से गुणा करें, सम्मिश्र स्थिरांक से गुणा करें, तो इसकी सार्थकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जैसे ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को आप अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं तो कोई भी ऑपरेटर जब इस पर ऑपरेट करता है तो जो वैल्यू आती है, चाहे हम उस ऑपरेटर को पहले सीधे उस फंक्शन पे फलन पे ऑपरेट कर दें फिर उस कांस्टेंट से गुणा कर दें तो बराबर ही आती है, कोई अंतर नहीं आता। तो किसी भी कांस्टेंट से कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट जैसे रियल और विद इमेजिनरी पार्ट तो गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। एक और चीज़, ये हमारा जो तरंग फलन होता है वो संपूर्ण आकाश के लिए क्या होता है, इसका जो आयतन समाकलन होता है वो 1 होता है। मोड साई आर टी स्क्वायर इज डी वी इज इक्वल टू 1। संपूर्ण आकाश के लिए इसका आयतन समाकलन जो होता है वो 1 होता है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है? मान लीजिए कोई कण है, कोई भौतिक निकाय है या कोई फिजिकल सिस्टम है, एक ऐसा कण है जिसका जो कि किसी विभव क्षेत्र वी आर टी में गति कर रहा है, तो उसके स्थिति आर और समय टी पर आयतन अल्पांश डी वी में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या है? मोड साई आर टी स्क्वायर डी वी होती है। इसीलिए हम लोग साई को भी प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। साई को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्योंकि मोड साई स्क्वायर डी वी प्रोबेबिलिटी को बताता है। इसको किसी भी फेज़ फैक्टर ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा से गुणा करने पर इसकी फ़िज़िकल जो सिग्निफिकेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। और एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी एक अवस्था के संगत तरंग फलन साई 1 है, किसी दूसरी अवस्था के संगत साई 2 है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, तो ये भी क्या है? किसी एक अवस्था को ही बताता है, किसी अन्य मतलब उसी भौतिक निकाय के किसी संभव अवस्था फलन को व्यक्त करता है।
और इस तरीके से ये हमारे अवस्था फलन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। अवस्था फलन या साई वेव फंक्शन क्या बताता है, किसी टाइम टी और पोजीशन आर पे कण की स्थिति को व्यक्त करेगा। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और हमेशा क्या होता है, वर्ग समाकलनीय फलन होता है। और इसको आप किसी भी कांस्टेंट से या फेज़ फैक्टर से गुणा कर दें तो फिर इसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये नॉर्मलाइज्ड होता है, मतलब मोड साई स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड होता है, इसे हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इनका दो या दो से अधिक जो वेव फंक्शन रहते हैं, किसी अवस्था के संगत तरंग फलन रहते हैं, उनका रेखिक संयोजन भी एक संभव अवस्था को बताता है। ये सब क्या है, अवस्था फलन का इंट्रो है। ये अवस्था फलन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, और अवस्था फलन की मदद से हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स। तो प्रत्याशा मान का अर्थ समझने के लिए हम लोग एक ऐसे समुदाय की कल्पना करते हैं जिसमें एक जैसी अवस्था वाले n भौतिक निकाय हैं, यानी कि प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था एक जैसी होने के कारण मान लो प्रत्येक निकाय की अवस्था का तरंग फलन साई आर टी है, यानी कि n अलग अलग, मतलब n समुदाय हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। ठीक है, और सबके लिए उनकी अवस्था को बताने वाला तरंग फलन क्या है, साई है। अब मान लीजिए किसी गतिकीय चर राशि जैसे कि ऊर्जा, स्थिति, संवेग, इनका मापन करना है। किसी भी नहीं, सभी जो जितने n भौतिक निकाय हैं उनमें से प्रत्येक के लिए कोई भी एक जो डायनेमिकल वेरिएबल है उसका मान ज्ञात करना है। तो सब सिस्टम के लिए हम निकालेंगे, प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए हम लोग उस डायनेमिकल वेरिएबल का मान ज्ञात करेंगे। तो हर एक से हमें एक एक मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से n मान प्राप्त होते हैं। लेकिन हमने क्या है, प्रारंभ में सब जो निकाय है उनकी अवस्था क्या ली है, समान। सब क्या है, समान अवस्था में है। समान अवस्था मतलब उस समस्त निकायों के अंदर जो कोई भी कण है, अगर वो किसी समय t और r पर है तो वो स्थिति जो है वो समान है। फिर भी क्या होता है, जब प्रैक्टिकली हम लोग मेज़र करते हैं ना, तो हमें n डिफरेंट मान प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर उस एक वेरिएबल, जैसे हमने एनर्जी के लिए मान प्राप्त करना है, तो एनर्जी E के n मान प्राप्त होते हैं। तो n डिफरेंट मान होते हैं जो कि एक रेंज में वितरित होते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे एनर्जी का मान ज्ञात किया तो 1 से 5 के बीच में ही सारी वैल्यूज़ हैं। n मान जो है वो 1 से 5 के बीच में ही है। तो इन मानों का औसत जो होता है वो उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान कहलाता है। ये आया समझ में आपको कि एक जैसी अवस्था वाले n समुदाय हैं और उन n समुदायों के लिए किसी गतिकीय चर राशि का मान ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक से एक एक मान प्राप्त होगा और इस तरीके से हमारे पास कैपिटल N मान प्राप्त होंगे। लेकिन क्या होता है, ये n मान जो है डिफरेंट होते हैं। एक समान अवस्था होने के बाद भी अनिश्चितता सिद्धांत के कारण ये n मान डिफरेंट प्राप्त होते हैं। ये परास एक निश्चित परास में वितरित रहते हैं। तो उस गतिकीय चर राशि का मान जो होता है वो क्या होगा, औसत निकाल करके ज्ञात करेंगे। इसीलिए वो क्या कहलाता है, प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कि मान लीजिए एक जैसी अवस्था वाले n निकायों के समुदाय में प्रत्येक निकाय में कण की स्थिति का मापन किया जाता है। यानी कि n समुदाय है, या ऐसे मानो कि n घर हैं, उसके अंदर सब घरों के अंदर कोई एक हर एक कोई कण है, उसकी स्थिति का मापन किया जाता है। तो कुछ घरों के अंदर तो वो जैसे x1 आने की संभावना, स्थिति x1 आने की संभावना क्या है, 25% है। और जो बाकी के घर हैं उसमें जैसे आप इसको एक तरीके से एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए 10 घर हैं, उनमें से हमें जो सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति है उसके साक्षर होने का मान निकालना है। तो फिर जैसे मान लीजिए बेसिक जो है वो शुरुआत के घरों के अंदर, शुरुआत के 3 घरों के अंदर तो 25% क्लियर है मुखिया का, और बाकी के 7 घरों में 50% या 75% जो है वो क्लियर है। तो फिर एवरेज कैसे निकालेंगे कि शुरू के 3 घरों में 25% प्लस बाद के 7 घरों में 75% साक्षर है बुज़ुर्ग।
साक्षरता का मतलब बेसिक उनका क्लियर है इस तरीके से। या आप इसको जैसे इसमें एग्जांपल लिया उससे समझना चाहें तो उससे भी समझ सकते हैं। सडन एग्जांपल्स ऐसे ही आते हैं मेरे दिमाग में। देखिए जैसे इसने कहा है कि n निकायों के समुदाय में प्रत्येक निकाय में कण की स्थिति का मापन किया जाता है। मान लो मापन करने पर क्या होता है, कण की स्थिति x1 आने की संभावना 25% है और x2 आने की 75% है। तो उसकी जो स्थिति है उसका प्रत्याशा मान क्या होगा, 0.25 x1 प्लस 0.75 x2 बटे 0.25 प्लस 0.75। ठीक है, ये तो नीचे तो 1 बन रहा है टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो स्थिति का प्रत्याशा मान ज्ञात करेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स जब आप किसी फिज़िकल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें मान लीजिए कोई कण है और वो v/r विभव वाले क्षेत्र में गति कर रहा है और उसकी अवस्था के संगत तरंग फलन क्या है, ψ/r है। तो कोई भी गति की चर राशि a है, उसका प्रत्याशा मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a। इसको इस तरीके से शो करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a। ठीक है, उसका मान निकालने का तरीका है ψ* a कैप साई dv संपूर्ण आयतन मतलब आयतन अल्पांश dv के लिए संपूर्ण आकाश में समाकलन करेंगे बटे ψ* इंटू साई dv। अगर हमारा तरंग फलन जो है वो प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड है तो ψ* साई dv इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो प्रत्याशा मान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ψ* a साई dv। ठीक है, तो एक विमीय गति के लिए a कैप के संगत चर राशि का प्रत्याशा मान निम्न होगा। देखो ये लिखा ना a कैप तो क्या है, संकारक है और उसके संगत जो राशि है, जैसे मान लीजिए संगत चर राशि तो है e और इसके संगत जो संकारक है वो क्या है, आयोटा h कट डेल बाई डेल टी। तो हम कहेंगे इस संकारक के संगत चर राशि का प्रत्याशा मान यानी कि एनर्जी का प्रत्याशा मान, इस तरीके से। अब ये तो क्या है, साई आर, तो ये r मतलब 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। अगर हम लोग 1D की बात करेंगे तो x इस तरीके से आप कर दोगे और यहाँ पे dx और dx आ गया। प्रसामान्यकृत तरंग फलन के लिए वापस वही कंडीशन, ये 1 हो सकता है, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट जैसे हम लोग निकालेंगे स्थिति का प्रत्याशा मान, तो वापस वैसे ही जहाँ a लिखा था वहाँ आप x लिख दोगे। जैसे x है स्थिति का प्रत्याशा मान, तो ψ* x साई dx बटे ψ* साई dx, इस तरीके से। सब में ये एक जैसा ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे बीच वाला वेरिएबल है ना वो बदल देना है। जैसे किसी भी वेरिएबल का आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो आप उसको वहाँ पे रख दोगे, यहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे रख दोगे। अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम को, एनर्जी है तो एनर्जी को, इस तरीके से। साई जो है आप ये हमने पढ़ा था, साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। ये हमने जब काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण निकाली थी तो उसमें पोजीशन और टाइम वाली दोनों अलग अलग रखी थी। तो उससे हम लोग ये रिज़ल्ट पे आए थे कि अगर हमें कोई टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे साई दे रखा है तो कोई टाइम t इज़ इक्वल टू t डैश पे भी साई हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था। तो ऐसी अवस्था में x का प्रत्याशा मान x, जैसे ये t वाला भी आप अगर इसके अंदर रखोगे ना और सिर्फ तो भी इस मान को भी इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे साई स्टार करोगे आप तो स्टार करने से इस पे भी स्टार आ जाएगा, पर ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा की जगह प्लस वाला आयोटा आएगा। तो इधर इस जगह तो प्लस वाला आयोटा आएगा, इस जगह माइनस वाला आयोटा आएगा और दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो आप सिंपली ये लिख सकते हो। ठीक है, चूँकि कण जो है त्रिविमीय विभव क्षेत्र VR में गतिशील है तथा कण की अवस्था भी जो है वो XYZ तीनों पे डिपेंड करती है ना। 3x r लिया है जब, तो स्थिति r के 3 घटक होंगे और तीनों घटकों के संगत प्रत्याशा मान अगर अपने को निकालने हैं, ठीक है, अगर तीनों घटकों के संगत अगर प्रत्याशा मान निकालने हैं, साई जो है वो r का फंक्शन है
एक्स का नहीं, सिर्फ एक्स या वाई का नहीं, तो हम लोग आयतन समाकलन लेंगे यहाँ पे डी ठीक है। अदरवाइज़ हम लोगों ने जैसे साई जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन होता है, तो फिर हम डी एक्स ले सकते हैं, वाई और जेड है नहीं। अगर यहाँ पे जैसे निकालना तो क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिर्फ एक्स की है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, साई हमारा 3D का ही है, वाई की है तो वाई आ गया। यहाँ पे बटे वाला नहीं लिखा गया है क्योंकि फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड लिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संवेग का प्रत्याशा मान। तो संवेग में जैसे संवेग का x घटक ले तो पी एक्स तो साई स्टार आर टी पी एक्स डी वी, यहाँ पे r लिया है ना इसीलिए डी वी, यहाँ पे अगर x लेते ना तो यहाँ डी एक्स ले लेते। तो पी एक्स का जो ऑपरेटर है उसका मान क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स। ये तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स, और पी वाई तो माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल वाई, और पी जेड तो माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को मिला करके तुल्य समीकरण भी लिखी जा सकती है। यानी कि सिंपल जैसे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट ना लेकर के सिर्फ मोमेंटम ले तो माइनस आयोटा एच का डेल क्या होता है, डेल होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, इस तरीके से होता है। अगर हम लोग एनर्जी का प्रत्याशा मान निकालना चाहते हैं तो एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, और वही साई स्टार साई डी वी, साई स्टार साई डी वी। नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला हटा देंगे, 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला एज इट इज़ प्रेस सामान्यकृत तरंग फलन के लिए। फिर आता है चिरसम्मत यांत्रिकी में एक कण की कुल ऊर्जा। कण की कुल ऊर्जा क्या है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर बाई 2m क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और वी आर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा V जो है वो आर वेक्टर यानी कि x, y और z तीनों की फंक्शन है। अतः हम लोग जो है वो अवस्था फलन साई आर टी, जिसे सुविधा के लिए प्रसामान्यकृत माना गया है, में स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान पहले स्थितिज ऊर्जा का निकाल लेते हैं। तो साई स्टार v साई आर डी वी, और काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, उसका p का मान जैसे माइनस आयोटा एच कट डेल होता है, तो पी स्क्वायर जैसे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस देगा, और एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई डी वी ये आ गया। इस तरीके से आप इनके प्रत्याशा मान जो हैं वो निकाल सकते हो कुल ऊर्जा के। ठीक है, ये तो ये बहुत इजी है, ये फॉर्मूले सब एक जैसे हैं, और सिर्फ साई स्टार ऊपर साई स्टार साई, और जिस भी वेरिएबल का निकालना है वो वेरिएबल डी वी बटे और साई स्टार साई डी वी, सब में एक जैसा ही है, ये कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है इसमें। उसके बाद आते हैं आइगन फलन या आइगन मान, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही ऐसे मानिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर से क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स या ये टॉपिक आता है, या जो जैसे आते पेपर के फर्स्ट में आता है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी कई बार पूछ लेते हैं। तो आइगन फलन या आइगन मान कैसे क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, वहाँ मैंने एक बार जिक्र भी किया था ज़रा सा, कि कोई ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया है। जब ये किसी फलन पे संक्रिया करता है तो उस फलन को बदल करके हमें दे देता है। ठीक है, एक ये बात थी। लेकिन क्या होता है, कई बार जब ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वो फंक्शन बदलता नहीं है, एज इट इज़ रहता है, और वो फंक्शन किसी कांस्टेंट से गुणा हो जाता है। अगर ये वाली चीज़ होती है कि ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो और फंक्शन जो है वो बदले नहीं, एज इट इज़ रहे और विद सम कांस्टेंट, तो इस फलन को या इस वेव फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। और जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ये क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन होती है ना, ए साई इज़ इक्वल टू स्मॉल ए साई, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है।
क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। यानी जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा और हमें कुछ नया कांस्टेंट मिले और वो फंक्शन एज इट इज़ रहे, तो ये क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन अभिलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है। साई हमारा आइगन फंक्शन होता है और ए हमारी आइगन वैल्यू होती है। ए जो है कांस्टेंट, सिंपली हम लोग ये कहते हैं, ये कांस्टेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है, सम्मिश्र हो सकता है, लेकिन क्या है, हमारी अभी जो क्वांटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस क्वांटम के अंदर, क्वांटम यूज़ नहीं मतलब क्वांटम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर जैसे एनर्जी है, मोमेंटम है, पोजीशन है, ये सभी संकारक क्या हैं, हर्मिटी संकारक होते हैं। सभी के सभी क्या हैं, हर्मिटी संकारक हैं। और हर्मिटी संकारक के आइगन मान हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हमें तो क्या है, जहाँ तक हम पढ़ते जाएंगे वहाँ तक ए का मान ऑलवेज़ रियल ही मिलेगा। कुछ अगर एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन या जो फिज़िकल मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनके अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो हमारी आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, अदरवाइज़ हमारी आइगन वैल्यू जो है वो हमेशा रियल ही होगी। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग अभिलाक्षणिक मान समीकरण या आइगन वैल्यू इक्वेशन का जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है, समय पर निर्भर नहीं करने वाली, काल अनाश्रित, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो देखो साई तो साई है, एच है टोटल एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, और उससे आइगन वैल्यू क्या आई है, ई। तो एच ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बाई 2m प्लस वी आर, कुल ऊर्जा को बताता है ये। और इसको अगर ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। तो ऊपर वाली समीकरण में क्या है, जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म जो है दाईं ओर राइट साइड में, पी स्क्वायर बाई 2m, ये पी स्क्वायर बाई 2m, ये क्या है, कण की गतिज ऊर्जा को बताती है। और जो दूसरा पद है वी आर, ये कण की स्थितिज ऊर्जा को बताता है। तरंग फलन साई है और हैमिल्टोनियन एच केप का आइगन फंक्शन है। साई क्या है, एच का आइगन फंक्शन है, और इस आइगन फंक्शन के संगत आइगन मान क्या है, ई है। तो हम लोग इसने आगे बताया कि अगले चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत जगह ऐसे देखेंगे कि साई 1 के संगत E1 मिलता है, साई 2 के संगत E2 मिलता है। तो आप इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, एच साई एन बराबर EN साई एन। तो बहुत सारे मान हमें इसके मिलते चले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दिया है इसने, जैसे कोई ऑपरेटर है ए कैप इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, और हमारा जो फंक्शन है वो है एन ई की पावर ए एक्स। जब डेल ओवर डेल एक्स है वो एन ई की पावर ए एक्स पर ऑपरेट होता है, तो हमें क्या मिलता है, एन तो कांस्टेंट है, ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या होता है, ए ई की पावर ए एक्स, है ना, ए ई की पावर ए एक्स, तो ए साई एक्स, तो ए एक कांस्टेंट हो गया। तो साई आइगन फंक्शन है, ए आइगन वैल्यू है ना, और ये इक्वेशन क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसमें तीन ही चीज़ें देखने की है, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। सिंपल, आप इसको अच्छे से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो ये कहना चाहता है वो है डीजेनरेसी। ये डीजेनरेसी जो होती है वो इसी से जुड़ी हुई होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन से और आइगन वैल्यू से, आइगन फंक्शन से, इसी से आती है ये। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई आइगन फंक्शन है, वो आइगन फंक्शन जब किसी सामान्यतः क्या होता है, जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो एक आइगन वैल्यू मिलती है उस आइगन फंक्शन के संगत। ठीक है, इस आइगन फंक्शन के लिए हमें एक आइगन वैल्यू मिली जिसका मान क्या है, ए है। कई बार क्या होता है कि कई बार ये होता है कि ए मान देने वाले बहुत सारे आइगन फंक्शन होते हैं। जैसे कि ए के ऑपरेटर है वो साई 1 पे ऑपरेट हुआ तो हमें ए मिला, ए ऑपरेटर जब साई 2 पे ऑपरेट हुआ तो भी ए मिला, ए ऑपरेटर जब साई 3 पे ऑपरेट हुआ तो भी ए मिला। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आइगन वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, अपभ्रष्ट। यानी कि एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन हों तो वो आइगन मान अपभ्रष्ट या डीजेनरेट आइगन फंक्शन कहलाता है। आया समझ में? एक ऑपरेटर जब साई 1 पे ऑपरेट होता है तो ए देता है, साई 2 पे ऑपरेट होता है तो भी ए देता है, साई 3 पे ऑपरेट होता है तो भी ए देता है। तो ये आइगन वैल्यू क्या है, अपभ्रष्ट या डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहलाती है। और इस आइगन मान के संगत, यानी कि इस ए के संगत
कितने आइगन फंक्शन है जो ए दे रहे हैं, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया है 3 है, तो जितने आइगन फंक्शन ए मान देते हैं ना, वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है इसमें, वह संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है, या डीजेनरेसी ऑफ डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाती है। जितने आइगन फंक्शन विद्यमान रहते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। ये आइगन फंक्शन जो होते हैं, इनकी एक खासियत होती है, ये क्या होते हैं, रेखिक स्वतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन होते हैं। ये है डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता। क्या है, एक आइगन मान के संगत अलग अलग आइगन फंक्शन उपलब्ध होना, या अलग अलग आइगन फंक्शन का एक ही आइगन वैल्यू देना, तो वो आइगन वैल्यू डीजेनरेट आइगन वैल्यू होगी, और जितने आइगन फंक्शन उपलब्ध होंगे वो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होगी। इसके अंदर ये दो बातें याद रखने की हैं। जैसे एच साई इज इक्वल टू ई साई, ऊर्जा ई के संगत एन रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन होते हैं, तो ऊर्जा ई क्या हो गई, एन गुना अपभ्रष्ट हो जाती है। अब हम लोग ये कहते हैं कि साई 1 साई 2 साई 3 जो हैं तीनों किसी अपभ्रष्ट आइगन मान ए के संगत आइगन फलन है। ओके, तो इनका जो रेखीय संयोजन है उससे एक अन्य आइगन फलन बन रहा है साई। तो ये साई जो है वो रेखिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डिग्री ऑफ डीजेनरेसी में शामिल नहीं करते, क्योंकि डिग्री ऑफ डीजेनरेसी जो है वो उन आइगन फलनों की संख्या होती है जो ए मान देंगे, यानी कि जो कि समान मान का आइगन वैल्यू देते हैं। ठीक है, और वो रेखिक रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। लेकिन ये जो साई है ना, वो हो सकता है ए आइगन वैल्यू दे, लेकिन क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये साई 1 साई 2 साई 3 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ए साई 1 इज इक्वल टू ए साई 1, ए साई 2 इज इक्वल टू ए साई 2, ए साई 3 इज इक्वल टू ए साई 3। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसको किसी कांस्टेंट से गुणा करके इन फंक्शंस को जोड़ते हैं और फिर उस पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं। तो इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो साई भी क्या है, एक अवस्था फलन है, जैसे कि साई 1 साई 2 साई 3 है, एक संभव आइगन मान है, ये भी एक आइगन मान ए ही दे रहा है। तो संकारक ए केप का आइगन मान ए के संगत एक संभव आइगन फलन होता है, यानी कि ये कैपिटल साई भी क्या है, एक संभव आइगन फंक्शन है। मगर ए की जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी है वो 3 ही रहेगी, 4 नहीं होगी। साई 1 साई 2 साई 3 ये तीनों को काउंट करेंगे, 3 ही होंगी। ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। साई लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसे शामिल नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ डीजेनरेसी क्या होती है, 3 ही होगी। उसके बाद आइगन फलनों की लंब कोणीयता। देखो, लंब कोणीयता की जो कंडीशन है ना, हमने पहले एक जगह क्या बहुत जगह पढ़ा है इस चैप्टर में, कि हमारा जो फंक्शन है वो वर्ग समाकलनीय होता है। वर्ग समाकलनीय मतलब साई स्क्वायर डी वी जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू 1 के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड होता है। और साई स्क्वायर का मतलब होता है साई स्टार और साई। ठीक है, लेकिन अगर आप दो अलग अलग फंक्शन लेते हैं, साई स्टार फाई, दो अलग अलग फंक्शन लेकर के उनका संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन करें, तो वो क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू 0, संपूर्ण आकाश के लिए अगर इसका आयतन समाकलन 0 के बराबर हो तो इसे हम लंब कोणीयता कहते हैं। ये एक्सप्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसको। अब है आइगन फलनों की लंब कोणीयता। हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आइगन फलन एक्चुअल में, जैसे दो डिफरेंट आइगन फंक्शन हम लोग ले लें तो वो क्या लंब कोणीय होते हैं, या इस कंडीशन को, जो ऊपर वाली कंडीशन है उसको फुलफ़िल करते हैं। तो हमने जो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है उसकी मदद ली है, एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन है, यानी कि हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर है एच, वो किसी फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है और आइगन वैल्यू देता है ई एन। ओके, और
यह माना गया है कि ई एन क्या है, नॉन डीजेनरेट है, यानी कि ई एन आइगन वैल्यू सिर्फ साई एन देता है और कोई नहीं देगा। साई एन ही एक अकेला है जो ई एन वैल्यू देगा। और इसी तरीके से कोई साई एम ले लेते हैं जो क्या देगा, ई एम देगा। ये भी क्या है, नॉन डीजेनरेट है। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। हमने दो आइगन फंक्शन लिए हैं, साई एन और साई एम, जिनके संगत आइगन मान है ई एन और ई एम। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी कि मीन्स टू ये थर्ड नंबर इक्वेशन में लेफ़्ट साइड से साई एम स्टार से गुणा करके आयतन समाकलन करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को यहाँ पे साई एम स्टार से गुणा करेंगे, तो इसको भी करेंगे। तो इसमें तो क्या होता है, ई एन तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, साई एम स्टार साई एन डी वी, और इधर बन गया साई एम स्टार एच केप साई एन और डी वी, ये आयतन समाकलन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्थ नंबर इक्वेशन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे ये है ना एच साई एम और एच साई एम इज़ इक्वल टू ई एम साई एम। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब दोनों तरफ स्टार कर दो, तो ई एम स्टार साई एम स्टार ये आ गया। इधर वाला साइड तो एज इट इज़ है, ये वाला और ये वाला। अब इसी वाली इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर, 4 नंबर इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के अब इसमें राइट साइड से साई एन से गुणा करते हैं। ठीक है, साई एन से गुणा करते हैं, तो ये इधर तो ये बन गया, इधर ये बन गया। अब हमने जो एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उस एडजॉइंट ऑपरेटर को का जो संबंध था वो ये था। आप इसको पीछे के उसमें PDF में चेक भी कर सकते हैं। एच साई एम स्टार साई एन डी वी इज़ इक्वल टू साई एम स्टार एच केप साई एन डी वी। तो वैसे हर्मिटी संकारक है ये। हर्मिटी संकारक का मतलब होता है कि यहाँ जो ऑपरेटर होता है उसका एडजॉइंट ऑपरेटर यहाँ होता है। तो जैसे ये सेम रहें, एक जैसे रहें, तो वो क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जैसे ए का एडजॉइंट ऑपरेटर होता है ए डैगर, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, ए डैगर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे ए ही लिखा है तो इसका मतलब है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। और हर्मिटी संकारक जो होता है उसकी परिभाषा में भी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करते हैं। हर्मिटी संकारक भी तो वही होता है ना, ए बराबर ए डैगर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हमने ऐसा ही तो बनाया है ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन को तो लेफ़्ट साइड से साई एम से गुणा कर दिया और ऐसा बनाया। सेकंड इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के उसको साई एन से गुणा कर दिया और ये बनाया। अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों को आप एक दूसरे के बराबर रखोगे, बराबर ज़ीरो करोगे, एक को इधर ले आओगे, तो ई एम माइनस ई एन और ये साई एम स्टार साई एन डी वी बराबर ज़ीरो। ये दोनों टर्म्स ज़ीरो के बराबर है, दोनों टर्म्स का गुणा। तो या तो ये ज़ीरो के बराबर है और या ये ज़ीरो के बराबर है। जो फर्स्ट वाला है ना, ये ज़ीरो के बराबर करोगे तो ई एम बराबर ई एन आएगा, जबकि ऐसा तो है नहीं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि ई एम देने वाला सिर्फ एक आइगन फंक्शन है और ई एन देने वाला सिर्फ एक आइगन फंक्शन है। तो ई एम और ई एन अगर समान मान होंगे तो साई एम और साई एन एक ही मान दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साई एम स्टार और साई एन डी वी इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और इसका मतलब जो दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फंक्शन है वो क्या होते हैं, लंब कोणीय होते हैं। एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। अब आप इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, साई एन स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू 1। ये तो मोड साई एन स्क्वायर हो गया, साई एन दोनों में एन एन है ना, तो मोड साई एन स्क्वायर कर सकते हो आप। और एम और एन है तो ज़ीरो के बराबर, एम और एन है तो 1 के बराबर। 1 के बराबर कब है, देखो एम और एन जब बराबर है, बराबर होना मतलब नॉर्मलाइज्ड हो जाना। तो ये एक जनरलाइज्ड या व्यापक फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप। डेल एम एन को बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा।
जब इसका मान 1 कब होता है, जब m और n बराबर होते हैं, और m और n जब बराबर नहीं होते हैं तो इसका मान क्या होता है, 0। इसे हम ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं समझने की और पढ़ने की, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट है हर्मिटी संकारक के गुण। हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी है ये। हर्मिटी संकारक जो है उनके आइगन मान वास्तविक होते हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था ना आइगन फंक्शन के बारे में, कि जैसे आइगन वैल्यू जो होती है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन क्या होता है, हमने जो भी फिज़िकल वेरिएबल फिज़िक्स के जो डायनेमिकल वेरिएबल है, एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, ये सब क्या हैं, हर्मिशियन होते हैं, इसलिए इनकी आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। तो अब हम देखेंगे कि हर्मिटी संकारक की आइगन वैल्यू रियल कैसे होती है। ठीक है, एज़ यू नो अबाउट दिस रिलेशन, बार बार रिपीट होगा ये, कि जो हर्मिटी संकारक है उसमें क्या होता है, ए डैगर बराबर ए। हर्मिटी संकारक में ए का ए जो होता है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, तो इस संबंध का पालन करते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक तरंग फलन साई, जिस पर कि एक संकारक ए संक्रिया करता है और आइगन वैल्यू ए स्मॉल ए देता है। ठीक है, तो ऊपर वाला रिलेशन जो है उसके अंदर हमें मान रखने हैं। तो सबसे पहले जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ए साई स्टार है, तो ए साई बराबर क्या हो गया, स्मॉल ए साई। तो ये स्मॉल ए साई ऊपर स्टार, तो ए के ऊपर भी स्टार लग जाएगा। ए क्या है, एक नियतांक है, तो नियतांक जो होता है उसके ऊपर स्टार लगा दिया। हमें पता नहीं है ये रियल है या इमेजनरी है, हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के लिए कहा गया, हमने ले लिया। अंदर क्या बना, साई स्टार साई डी वी। अब हम लोग राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, साई स्टार ए कैप साई डी वी। तो वही ए कैप साई मतलब ये देगा स्मॉल ए साई, ये हो गया स्मॉल ए साई। फिर ए को बाहर निकाल लो, साई स्टार साई डी वी। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, हमें भी इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देना है। बराबर रखने पर दोनों में साई स्टार साई डी वी ये है, एक साइड ले जाते हैं, ये वाला बन गया। अब या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 के बराबर है और या तो सेकंड वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर है। सेकंड वाली टर्म एक्चुअल में क्या है, देखो सेकंड वाली टर्म है साई स्टार साई डी वी। ये तो मोड साई स्क्वायर बन गया डी वी। संपूर्ण आकाश में किसी तरंग फलन का आयतन समाकलन क्या होता है, उसकी प्रायिकता को बताता है ना। तो प्रायिकता तो कोई ना कोई स्थिरांक होगी, 0 के बराबर हो नहीं सकती। और नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जो है क्या वैल्यू देते हैं, 1 देते हैं, तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। दैट मीन्स 0 के बराबर कौन है, ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये है। तो ए स्टार बराबर ए, मतलब हमारा जो आइगन वैल्यू है जिसको हम लोगों ने ए स्टार से लिखा है वो एक्चुअल में ए ही है, रियल है, वो इमेजनरी नहीं है। और ये कंडीशन किस वजह से हमें प्राप्त हुई है, जब हमने हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन से शुरू किया है। तो इसका मतलब जितने भी हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनकी आइगन वैल्यू जो है वो रियल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हर्मिशियन संकारक के लिए कि जो दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए प्रॉपर्टी को, कि दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन लांबिक होते हैं। यहाँ पे ए ऑपरेटर है जो साई एन पे ऑपरेट होगा और ए एन देगा, साई एम पे ऑपरेट होगा और ए एम देगा। अलग अलग आइगन मान हैं और आइगन फंक्शन भी अलग अलग हैं। तो अब इनमें हम अलग अलग आइगन फंक्शन और आइगन मान लेकर के हर्मिटी संकारक की कंडीशन लिखते हैं।